बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चंस ऑन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो उनको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, जिससे जो हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस की अभी थ्योरी पढ़ी वो हमें इससे अप्लाई करना आ जाएगा और वो हमें समझ में भी आएगा कि वो कितना इजी है। तो बच्चों अब यहां ध्यान से देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट क्वेश्चन KBr aqueous using platinum electrodes, मीनिंग प्लैटिनम मीनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में पोटेशियम ब्रोमाइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। और बच्चों एक्वस सॉल्यूशन है तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम उसको आयंस में ब्रेक करके लिखेंगे और लिखेंगे तो पोटेशियम आयन ब्रोमाइड आयन। बट ये एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए H2O मॉलिक्यूल्स की भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी। लेकिन अब हम देखें बच्चों, इसमें से हमें पता है कि एट कैथोड कैटायन एंड H2O मॉलिक्यूल्स के मूव करने की टेंडेंसी होती है। अब इन दोनों में से होगा कौन सा, तो ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अभी हमने बोला था कि एट कैथोड कैटायन एंड H2O में से जब भी रिडक्शन चेक करना हो तो ओनली ECS यूज करते हैं और हमें पता है पोटेशियम आयन वाटर में से ECS में बाद में H2O मॉलिक्यूल्स आते हैं और H2O आता है तो इसके SRP की वैल्यू पोटेशियम आयन से ज्यादा, इसलिए रिडक्शन होगा यहां H2O का। तो बहुत इजी है बच्चों, ECS के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि H2O का रिडक्शन इजीली होगा देन पोटेशियम आयन। तो एट कैथोड वाटर का रिडक्शन होगा और वाटर का रिडक्शन होगा तो बच्चों हमें पता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, मीनिंग प्रोडक्ट एट कैथोड इज हाइड्रोजन गैस और OH आयंस इन सॉल्यूशन डिसॉल्व होंगे। तो बच्चों हमें पता चल गया कि एट कैथोड हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट होगी और OH आयन सॉल्यूशन डिसॉल्व होंगे। अब इसी तरह से एनोड पर एनायन एंड H2O में से चेक करेंगे तो अभी हमने बोला था बच्चों कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का एनायन CBI का है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा शो करता है, बिकॉज वैसे भी सेकंड सीरीज में ब्रोमाइड आयन वाटर के बाद में आता है, इसलिए ब्रोमाइड आयन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी वाटर से ज्यादा होगी। तो बच्चों हम बता सकते हैं एट एनोड H2O और ब्रोमाइड आयन में से ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा और उससे ब्रोमीन एटम बनेगा -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बट इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, इसलिए 2 ब्रोमाइड आयन और प्रोडक्ट मस्ट बी स्टेबल, इसलिए ब्रोमीन एटम कंबाइन होकर Br2 फॉर्म कर लेंगे और 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो क्या एनोड का प्रोडक्ट होगा बच्चों Br2। तो यहां सबको क्लियर है कि एट एनोड एंड कैथोड में आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KBr using platinum electrodes, तो बच्चों एनोड का प्रोडक्ट विल बी Br2 एंड कैथोड का प्रोडक्ट विल बी हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। अब बच्चों इसी का एक थ्योरेटिकल बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वो कई बार हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो हम बता सकते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछता है हमसे वो बच्चों कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या वो न्यूट्रल होगा। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो बच्चों ये ध्यान से सुनिएगा, जब भी आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस पूछे तो हमें चेक करने होते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कौन कौन से आयंस इन सॉल्यूशन प्रेजेंट रहे। जो सॉल्यूशन में आयंस आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रेजेंट रहेंगे वही डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो यहां आप देखेंगे तो बच्चों पोटेशियम आयन का ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन कुछ नहीं हुआ, तो पोटेशियम आयन सॉल्यूशन में रहेगा। दूसरा, सॉल्यूशन में OH आयन भी डिसॉल्व हुए, मीनिंग आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों KOH K प्लस एंड OH आयन इन एक्वस सोल्यूशन रहेंगे, इसलिए वो KOH एक्वस सोल्यूशन
फॉर्म कर लेते हैं। और बच्चों KOH जो हमें पता है सबको कि ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस होता है मीनिंग बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। और ये भी सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही उसकी pH बढ़ती जाती है। तो बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KBr एक्वस सॉल्यूशन pH इंक्रीजेज या बेसिक नेचर इंक्रीजेज। तो बच्चों हमें प्रोडक्ट्स पूछे या आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस पूछे, हम बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सबको क्लियर है बच्चों। अब हम इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिससे हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां आप देखेंगे तो बच्चों CuSO4 एक्वस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब के हमने इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रोड्स का नेचर अभी भी इनर्ट ही है बच्चों। तो CuSO4 अब हमें पता है बच्चों मेथड कैसे करना है हमको क्वेश्चन को। तो CuSO4 जब डिसोसिएट होगा तो कॉपर +2 सल्फेट आयन देगा, साथ में हम H2O के भी रिड्यूस ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी चेक करेंगे। और अब आप देखोगे बच्चों तो कॉपर +2 और H2O में से कॉपर आयन जो है वो है छापा मेटल आयन, और ये तो ECS में सबसे लास्ट में आते हैं, मीनिंग H2O की जगह अब के रिडक्शन होगा Cu+2 आयन का एट कैथोड, बिकॉज उसका SRP ECS में बाद में आने की वजह से ज्यादा होता है। तो एट कैथोड अब के बच्चों कॉपर +2 आयन का रिडक्शन होगा, और कॉपर +2 आयन का रिडक्शन होगा तो बच्चों एट कैथोड कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी, मीनिंग ये कॉपर मेटल जो है वो कैथोड पर स्टिक हो जाएगी, ये डिपॉजिट होगी एट कैथोड। तो बच्चों यहां सिंपल सा है। अब एनोड पर हम चेक करें तो बच्चों अब देखोगे एनोड पर सल्फेट आयन H2O के जाने की टेंडेंसी होगी, बट इनमें से सल्फेट आयन CBI का आयन नहीं है, और नहीं है तो ये इस सीरीज में वाटर के पहले आएगा, मीनिंग वाटर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सल्फेट आयन से ज्यादा होगी, इसलिए यहां पर होगा ऑक्सीडेशन वाटर का। और वाटर का जब एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों हमें पता है अब के इसमें प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन गैस, और एट एनोड ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। तो हमें पता है बच्चों सॉल्यूशन में H+ आयंस डिसॉल्व होते हैं। तो बच्चों यहां मैं आपसे प्रोडक्ट पूछूं आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस तो प्रोडक्ट्स होंगे एट कैथोड कॉपर मेटल डिपॉजिटेड एंड एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। अब यहां भी सेकंड क्वेश्चन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस नेचर क्या हो जाएगा, pH इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो फिर वही बच्चों पहले की तरह जो आयन सॉल्यूशन में रिमेनिंग है वही हमको चेक करने हैं। तो हम चेक करेंगे तो बच्चों सल्फेट आयन का कुछ नहीं हुआ तो सल्फेट आयन सॉल्यूशन में रहेगा, और सॉल्यूशन में H+ आयन डिसॉल्व भी हुए, मतलब ये बनाएंगे H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन, मीनिंग आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स। और बच्चों ये सबको पता है कि जो H2SO4 होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जितना ज्यादा कोई एसिडिक होता जाता है तो बच्चों सबको पता है कि उसकी pH डिक्रीज होती जाती है। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते ही प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं। दूसरा pH इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी हो सकती है आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीनिंग इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन चेंज होती है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। और यहां से हम ये भी देख सकते हैं बच्चों की आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस किसी इलेक्ट्रोलाइट के pH इंक्रीज भी हो सकती है, pH डिक्रीज भी हो सकती है। अब इसी का बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा, वो है कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, मीनिंग अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों की जो सेकंड क्वेश्चन है और जो थर्ड क्वेश्चन है इनमें कॉमन चीज, इन दोनों में कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट सेम है, बट
यहां है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स और यहां है कॉपर इलेक्ट्रोड्स, मीनिंग हमने इलेक्ट्रोड्स का नेचर चेंज कर दिया बच्चों आपके। तो पहले इसका मीनिंग ही हमें समझ में आया बच्चों, तो ये ध्यान से समझिएगा। इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो हम इन अ वेसल, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं तो इन अ वेसल हम इसमें लेते हैं CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। और CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में हमें पता है बच्चों कि इसमें कॉपर +2 सल्फेट आयन होंगे। और यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने बोला है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, और कॉपर इलेक्ट्रोड्स का मीनिंग है कि यहां पर एनोड भी कॉपर का है बच्चों और कैथोड भी कॉपर का है, और इनमें कनेक्टेड है एक्सटर्नल बैटरी जिससे हम इसमें करंट पास करेंगे। और इस सॉल्यूशन में अभी बच्चों है कॉपर आयन, सल्फेट आयन। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा बच्चों कि जब हम कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तो एट कैथोड किसका ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी एट एनोड किसका ऑक्सीडेशन होगा, या एट कैथोड किसका रिडक्शन होगा। तो ये हम चेक कैसे करेंगे, तो बच्चों वही पहले की तरह हमें पता है एट कैथोड कॉपर आयन, एट कैथोड कॉपर आयन एंड H2O मॉलिक्यूल्स की ही टेंडेंसी होगी टू रिड्यूस, की ही टेंडेंसी होगी टू रिड्यूस। क्यों होगी, बिकॉज जब कैथोड पर कॉपर आयन वाटर में से रिडक्शन होगा तो हमें पता है ECS के कारण कॉपर आयन का रिडक्शन इजीली होगा, और एट कैथोड यहां भी कॉपर आयन का ही रिडक्शन होगा, और कैथोड पर हमें मिलेगी कॉपर मेटल ही। मीनिंग यहां पर भी आप देखेंगे बच्चों तो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस हैं वो रिड्यूस होंगे और वो कॉपर मेटल की फॉर्म में एट कैथोड डिपॉजिट हो जाएंगे। अब लेकिन ध्यान से समझिएगा बच्चों कि यहां पर एट एनोड अगर हम देखते हैं तो एट एनोड बच्चों हमें पता है एट एनोड सल्फेट आयन के मूव करने की टेंडेंसी होगी, एज वेल एज H2O मॉलिक्यूल्स की भी होगी। और ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो डिफरेंट है सेकंड में और थर्ड में, सल्फेट आयन वाटर की तो होगी ही कि एनोड पर मूव करने की टेंडेंसी, साथ में जो कॉपर मेटल मींस जो कॉपर रॉड है बच्चों इसके भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी। मीनिंग यहां पर एनोड पर सल्फेट आयन, H2O एंड कॉपर तीनों की टेंडेंसी होती है टू ऑक्सीडाइज। क्यों होती है, बिकॉज कॉपर एटम मेटल जो है ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना कैटायन फॉर्म कर सकती है। जबकि अभी कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि फिर हमने कैथोड पर कॉपर मेटल को चेक क्यों नहीं किया, वहां भी तो कॉपर थी। बिकॉज ये सबको पता है बच्चों कि कॉपर एटम जो है कैथोड का वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना एनायन नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, बिकॉज मेटल की टेंडेंसी ओनली इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो जो ये कैथोड पर कॉपर मेटल है ये अपना एनायन नहीं बना सकती थी, इसलिए यहां पर कॉपर मेटल के रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं थी। इसलिए हमने चेक किया कॉपर एंड वाटर में से कॉपर आयन का ही रिडक्शन हुआ एट कैथोड। अब वापस है बच्चों एनोड पर, हमने वापस बोल रहा हूं एनोड पर कॉपर क्यों ऑक्सीडाइज हो सकता है, बिकॉज वो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब लेकिन इन तीनों में से हमें चेक करना पड़ेगा बच्चों एट एनोड किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमें पता है बच्चों कि सल्फेट आयन के तो वाटर के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए सल्फेट आयन तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अब बचे दो, H2O एंड कॉपर मेटल। और यहां आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कॉपर एंड
H2O में से जिसका SOP ज्यादा होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो बच्चों हमें पता है, हमने आज ही पढ़ा, H2O का जो SOP होता है वो -1.23 वोल्ट होता है, मीनिंग SOP ऑफ कॉपर H2O से ज्यादा होता है। इसलिए एट एनोड कॉपर मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेफरेंस टू H2O, और जब कॉपर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं कॉपर आयन, मीनिंग जो कॉपर मेटल में कॉपर आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एट कैथोड प्रोडक्ट इज कॉपर मेटल, बट एट एनोड कॉपर मेटल के ऑक्सीडेशन की वजह से कॉपर आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि होना चाहिए था H2O का, बट होता है कॉपर मेटल का, और उसका रीजन है बच्चों बिकॉज SOP ऑफ कॉपर मेटल इज ग्रेटर देन SOP ऑफ H2O। अब यहां पर फिर से कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट आ रहा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, वापस बोल रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि अभी तो सर आपने हमें बता दिया कि कॉपर का SOP H2O से ज्यादा है इसलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, करेक्ट है, बट हम एग्जाम में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कॉपर का होगा वाटर की जगह? तो उसके लिए बच्चों हमने पढ़ा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स फैक्टर, और उसमें हमने बोले थे 2 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इलेक्ट्रोड्स के, वो है एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड। और बच्चों इस पहले वाले क्वेश्चन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स था, मीनिंग ये इनर्ट थे, इसलिए इन्होंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट हमने बोला था कि जब व्हेन कॉपर, सिल्वर या जिंक मेटल्स आर प्लेस्ड इन देयर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस दे बिकम एक्टिव। तो बच्चों आप यहां देखोगे तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसको हमने उसी के आयंस के सॉल्यूशन में रख दिया। तो ये आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखिएगा बच्चों कि व्हेन जिंक, कॉपर, सिल्वर मेटल्स आर प्लेस्ड इन देयर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस दे बिकम्स एक्टिव, और एक्टिव का मीनिंग ही है बच्चों कि हमें उन्हीं मेटल का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, याद रहेगा। अब इसी का फिर एक और क्वेश्चन थर्ड कि आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो ये भी ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जब आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस हम देखेंगे तो यहां क्या होगा। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे तो एट एनोड ऑक्सीडेशन से कॉपर आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, मीनिंग कॉपर आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है। बट एट कैथोड साइमल्टेनियसली जो कॉपर आयन डिसॉल्व होते हैं वो रिड्यूस भी हो जाते हैं टू फॉर्म कॉपर मेटल, मीनिंग जितना कॉपर आयन एट एनोड कंसंट्रेशन बढ़ती है उतना ही एट कैथोड कम हो जाती है, मीनिंग जो सॉल्यूशन में पहले वाले कॉपर आयन थे उनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। और बच्चों हमने पढ़ा सबने कि अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है तो pH ऑफ सॉल्यूशन भी रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों यहां आप देखेंगे तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस pH चेंज नहीं होती है। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस पे pH इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है या कांस्टेंट भी रह सकती है, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट और हम इलेक्ट्रोड कौन से यूज कर रहे हैं। तो बच्चों जो हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड फैक्टर बोला था वो भी सबको क्लियर है। और ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है बच्चों, इसको आप ऑब्जर्व करते हो या यूज भी करते हो इन इनऑर्गेनिक, वहां आप इसको यूज करते हैं इस थर्ड एग्जाम्पल को इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मींस प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अब वो कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं ब्रीफली बोलूं बच्चों आपको। तो उसमें जैसे सपोज हमें कॉपर मेटल को प्यूरिफाई करना है,
तो बच्चों जो नेचुरल कॉपर मेटल होती है वो इम्प्योर होती है, तो हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं? तो बच्चों इसी मेथड से हम करते हैं। इसमें हम जो एनोड पर होता है उसमें इम्प्योर मेटल लेते हैं, मीनिंग इम्प्योर मेटल का एनोड लेते हैं, इम्प्योर मेटल का एनोड लेते हैं और प्योर मेटल का कैथोड लेते हैं। मीनिंग अगर हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो इम्प्योर कॉपर का एनोड लेते हैं, प्योर कॉपर का कैथोड लेते हैं। और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो जो प्योर कॉपर मेटल होती है उसके कॉपर आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती हैं। बिकॉज सबको पता है बच्चों कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो ओनली प्योर पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है इन द रिएक्शन। तो जब इम्प्योर कॉपर में से जो प्योर कॉपर आयन है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, साइमल्टेनियसली वो रिड्यूस भी हो जाएंगे और प्योर कॉपर पर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो हम बहुत इजीली इस कॉपर मेटल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो बच्चों ये सबको क्लियर है? तो बच्चों अब हम और क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमने जो थ्योरी पढ़ी वो और अच्छे से हमको यूज करना आएगा। तो डिफरेंट कंपटीशंस में बच्चों अभी तक मोस्टली इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स का जो क्वेश्चन पूछा गया वो मोस्टली पूछा गया है ऑन NaCl। तो NaCl के ही हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो बच्चों उसमें क्वेश्चन है NaCl एक्वस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे? तो बच्चों NaCl एक्वस सॉल्यूशन है तो उसमें सोडियम आयन वाटर होगा, Cl माइनस वाटर होगा। एट एनोड Cl माइनस एंड वाटर में से हमें पता है बच्चों Cl माइनस CBI का आयन है, इसलिए Cl माइनस के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी वाटर से ज्यादा होगी, इसलिए क्लोराइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एट एनोड ऑक्सीडाइज होंगे और ये क्लोरीन एटम बनाएंगे और 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज भी करेंगे। बट क्लोरीन एटम में आर अनस्टेबल, इसलिए कंबाइन होकर Cl2 गैस फॉर्म कर लेंगे और इक्वेशन बैलेंस हम करेंगे तो बता 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मीनिंग एट एनोड प्रोडक्ट विल बी क्लोरीन गैस। इसी तरह से बच्चों एट कैथोड हम देखेंगे तो सोडियम आयन वाटर में से सोडियम आयन वाटर के ECS में पहले आता है, मीनिंग वाटर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी सोडियम आयन से ज्यादा होगी। तो वाटर का रिडक्शन होगा एट कैथोड और वाटर का रिडक्शन होगा बच्चों तो हमें पता इससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस डिसॉल्व होते हैं, मीनिंग सॉल्यूशन का आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिक नेचर बढ़ेगा, मीनिंग pH इंक्रीज होगी। तो बच्चों अगर हमसे पूछे NaCl एक्वस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स में व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, तो हम बता सकते हैं एट एनोड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एंड एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो बच्चों हमने ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन बोला जो कंपटीशंस में कई बार पूछा भी गया है। अब बच्चों इसी का दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हम करें तो वो है सेकंड क्वेश्चन इसी का, NaCl एक्वस यूजिंग ग्रेफाइट एनोड एंड मर्करी कैथोड, मीनिंग हमने एनोड ग्रेफाइट का ही लिया, मीनिंग इनर्ट है। तो बच्चों एट एनोड Cl माइनस वाटर में से अभी भी होगा ऑक्सीडेशन Cl माइनस का, बिकॉज वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में है और ऑक्सीडेशन होगा तो यहां भी बच्चों प्रोडक्ट एट एनोड क्लोरीन गैस ही मिलेगी, मीनिंग दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में एट एनोड प्रोडक्ट्स इज सेम। अब यहां अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये थोड़ा सा याद भी रखना है कि हमने कैथोड लिया मरकरी का, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों मरकरी कैथोड जो होता है वो सोडियम आयन के लिए एक्टिव होता है, मीनिंग एट कैथोड रिडक्शन होना चाहिए था पहले की तरह वाटर का H2O का, बट उसकी जगह इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी कैथोड हो जाता है सोडियम आयन का, बिकॉज सोडियम आयन इज एक्टिव फॉर मर्करी। अब कैसे है बच्चों यहां पर, तो उसके लिए हम बोले कि सोडियम आयन के लिए मर्करी एक्टिव क्यों होता है, उसका रीजन है बच्चों बिकॉज सोडियम आयन
इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी कैथोड इजीली रिड्यूस हो जाता है। और इजीली रिड्यूस क्यों हो जाता है बच्चों? बिकॉज ये जो मर्करी है इसके साथ ये मिक्स होकर सोडियम अमलगम फॉर्म कर लेता है। इसलिए बच्चों होना चाहिए था एट कैथोड पहले की तरह रिडक्शन वाटर का, बट होता है सोडियम आयन का, सोडियम अमलगम फॉर्मेशन की वजह से। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि होना चाहिए था रिडक्शन वाटर का बट होता है सोडियम आयन का, तो उसका रीजन है बिकॉज सोडियम आयन हैव मोर एफिनिटी फॉर मर्करी कैथोड, या इसी का दूसरा रीजन, ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बिकॉज फॉर द रिडक्शन ऑफ सोडियम आयंस इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी कैथोड लेस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, मीन्स लेस वोल्टेज पर ही सोडियम आयन इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी कैथोड रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए हम यहां पर ये हमने चेंज ऑब्जर्व किया पहले की तरह, पहले की हेल्प से। यहां पर तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो हमने ये दो क्वेश्चंस बोले बच्चों जहां हमने NaCl इलेक्ट्रोलाइट सेम रखा बट इलेक्ट्रोड का नेचर चेंज किया। पहले वाले क्वेश्चन में प्लैटिनम कैथोड था, अभी मर्करी कैथोड लिया हमने, तो प्रोडक्ट एट कैथोड चेंज हो गए। अब यहां पर थर्ड क्वेश्चन, ये भी ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन है very dilute solution of NaCl aqueous using platinum electrodes। अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, very dilute solution बोले या हम dilute solution बोले, उसका यूज हमें यहां पर करना है, ये दोनों का मीनिंग सेम है। अब वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl aqueous यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, और बच्चों इसको आप फर्स्ट से कंपेयर अगर करते हैं तो फर्स्ट में है ओनली NaCl aqueous सोल्यूशन, मीनिंग ये उसका नॉर्मल सोल्यूशन है, बट यहां हमने उसी नॉर्मल सोल्यूशन का की कंसंट्रेशन चेंज कर दी। कैसे हुई कंसंट्रेशन चेंज? बिकॉज बच्चों हमें सबको पता है कि इन डाइल्यूट सोल्यूशन वाटर ज्यादा होता है, मतलब हमने इस फर्स्ट सोल्यूशन को ही वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट किया। और हमें सबको पता है बच्चों डाइल्यूशन में हम वाटर ऐड करते, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में पहले से वाटर था, हम उसमें और वाटर ऐड कर रहे हैं। और बच्चों जब हम और वाटर ऐड करेंगे तो हमें पता है बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। और हमने ये भी पढ़ा है बच्चों मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल बाय वॉल्यूम होती है। और जब वाटर ऐड करते हैं तो सॉल्यूट के मीनिंग NaCl के मोल चेंज नहीं होंगे, बिकॉज वाटर NaCl से रिएक्शन नहीं करेगा, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। और बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन डिक्रीज होगी, मीनिंग इन डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl in solution decreases, means concentration of NaCl in solution decreases। और बच्चों जब NaCl की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी मीनिंग NaCl के मोल्स डिसॉल्व कम हो जाएंगे इन सॉल्यूशन, और बच्चों मोल्स ऑफ NaCl कम हो जाएंगे तो जो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस है उनके भी सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मोल कम हो जाएंगे, मीनिंग उनकी अवेलेबिलिटी, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस ये भी कम हो जाएगी, बिकॉज NaCl के मोल्स कम होने की वजह से सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस के मोल भी कम हो जाएंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस एंड Cl माइनस आयंस इज ऑल्सो लेस। तो बच्चों यहां पर अब जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो उसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी। तो बच्चों यहां ध्यान रखिएगा कि एट एनोड Cl माइनस वाटर में से नॉर्मल कंडीशंस में
मैं वर्ड बोल रहा हूं, नॉर्मल कंडीशंस में Cl माइनस के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, बट इन डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस अवेलेबिलिटी ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस कम हो जाती है, साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए Cl माइनस की जगह एट एनोड वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, मीनिंग H2O का ही ऑक्सीडेशन होता है, और H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है और सॉल्यूशन में H प्लस आयंस डिसॉल्व होते हैं, मीनिंग प्रोडक्ट हो जाता है ऑक्सीजन गैस। और सोडियम आयन वाटर में तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में पहले भी H2O का ही हो रहा था रिडक्शन, और अब तो और इजीली होगा क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए कैथोड पर भी रिडक्शन होता है H2O का ही, और H2O का रिडक्शन होगा तो बच्चों उससे मिलता है हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में OH आयंस डिसॉल्व हो जाते हैं। मीनिंग बच्चों यहां आपने देखा फर्स्ट के कंपैरेटिवली थर्ड में कि एट एनोड कैथोड वाटर का ही ऑक्सीडेशन, वाटर का ही रिडक्शन हुआ, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ ions of electrolyte decreases and that of H2O molecules increases। तो बच्चों इन शॉर्ट में आपको बोलूं कि इन जनरल जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो हम वाटर का ही ऑक्सीडेशन, वाटर का ही रिडक्शन करते हैं जनरली। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, NaCl के क्वेश्चंस जो हमने बोले यहां तक सबको समझ में आए। तो बच्चों एक और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो है H2SO4 के, और इसमें आप देखेंगे तो बच्चों यहाँ दो क्वेश्चंस हैं जिनमें डाइल्यूट H2SO4 लिया हमने एक बार, दूसरी बार कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया। इलेक्ट्रोड्स इनर्ट ही हैं दोनों में, बट यहां पर हमने देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 की कंसंट्रेशन चेंज की है, डाइल्यूट लिया, सेकेंड टाइम कंसंट्रेटेड लेंगे। तो पहले डाइल्यूट H2SO4 का हम देखते हैं बच्चों। तो हमने अभी पढ़ा है बच्चों की डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन जब लेंगे तो H2SO4 की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कम होगी, तो अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस एंड सल्फेट आयन भी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने पढ़ा है बच्चों कि इन जनरल डाइल्यूट सॉल्यूशंस में H2O मॉलिक्यूल्स का ही ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एट एनोड एंड कैथोड होता है। तो बच्चों यहां पर एट एनोड वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और उससे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, सॉल्यूशन में H प्लस आयन डिसॉल्व होंगे और 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। इसी तरह से एट कैथोड H प्लस आयन वाटर में से वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वाटर का रिडक्शन होगा, तो हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट मिलेगी एट कैथोड, और सॉल्यूशन में OH आयन भी डिसॉल्व होंगे, मीनिंग डाइल्यूट H2SO4 में बच्चों हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट्स एट एनोड इज ऑक्सीजन गैस एंड एट कैथोड इज हाइड्रोजन गैस। अब इसी का सेकंड चेंज मींस अब हम इस डाइल्यूट H2SO4 की जगह ले रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। और बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 का मीनिंग ही बता रहा है कि अब के H2SO4 की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन ज्यादा है, और H2SO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है उसके H प्लस सल्फेट आयन की अवेलेबिलिटी भी इन सॉल्यूशन ज्यादा होगी, मीनिंग इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द अवेलेबिलिटी ऑफ H प्लस एंड सल्फेट आयंस इज मोर। तो बच्चों एट कैथोड अगर हम देखें तो H प्लस आयन H2O में से अवेलेबिलिटी ज्यादा है H प्लस आयंस की, साथ ही साथ इन ECS H प्लस आयन की पोजीशन जो होती है वाटर के बाद में होती, मीनिंग H प्लस आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा होती है, बट यहां कंसंट्रेट में भी H प्लस आयन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए एट कैथोड रिडक्शन ऑफ H प्लस आयंस होगा और प्रोडक्ट मिलेगी हाइड्रोजन गैस। अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बोलते तो सल्फेट आयन से ज्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की H2O की, बट इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि सल्फेट आयन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से
एनोड पर H2O की जगह हो जाता है ऑक्सीडेशन सल्फेट आयन का, और ये प्रोडक्ट बनाता है बच्चों S2O8 -2 आयन, और चार्ज बैलेंस करेंगे तो बच्चों ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है। और ये S2O8 आयन को हम बोलते हैं बच्चों पर ऑक्सी डाई सल्फेट आयन। तो यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, इन जनरल मैं बोलूं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में H2O मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इन जनरल, जबकि कंसंट्रेटेड में जनरली इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की अवेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उन्हीं का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। तो बच्चों ये हमने जो क्वेश्चंस किए आप इनको रिवाइज कीजिएगा तो ये और अच्छे से हमें थ्योरी क्लियर हो जाएगी। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकंड पार्ट जो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसका मीनिंग है कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस में एट एनोड एंड कैथोड प्रोडक्ट्स फाइंड किए उनके अमाउंट की कैलकुलेशन, और अमाउंट की कैलकुलेशन का मीनिंग है उनके मोल्स, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इनकी कैलकुलेशन करना। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड जो होता है उसके अमाउंट की कैलकुलेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक हम आगे पढ़ेंगे फैराडेज लॉस के फॉर्मूलेस की हेल्प से, दूसरा बिना फॉर्मूले की हेल्प से। और बिना फॉर्मूले का मीनिंग है कि जो हमने इक्वेशंस लिखी एट एनोड कैथोड प्रोडक्ट फॉर्मेशन की उनकी हेल्प से। अब उनकी हेल्प से कैसे करेंगे पहले हम वो पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे सपोज बच्चों मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं कि सोडियम मेटल डिपॉजिट होती है। अब सोडियम मेटल डिपॉजिट होती है तो बच्चों हमें पता है क्वेश्चन में बोला है कि सोडियम मेटल के लिए कैलकुलेशन करें। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता है सबको कि जो सोडियम आयन है उसी से सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी। तो सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखें। तो सोडियम आयन इस पर +1 चार्ज है तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और सोडियम मेटल फॉर्म करेगा। तो सोडियम मेटल की डिपोजिशन की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, और बैलेंस्ड इक्वेशन में सबको पता है बच्चों की जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो मोल को शो करते हैं। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें शो कर रही है कि 1 मोल सोडियम आयन इज डिस्चार्ज्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स टू डिपॉजिट 1 मोल सोडियम मेटल। अब बच्चों अगर मैं आपको क्वेश्चन में चार्ज इन फैराडे बोल दूं तो ये ध्यान रखोगे बच्चों कि हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे या 96,500 कूलम सबको पता है। तो बच्चों यहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि 1 मोल सोडियम मेटल डिपॉजिट होने के लिए 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोलूं कि 5 मोल सोडियम मेटल डिपॉजिट होने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, तो बच्चों आप डायरेक्ट इक्वेशन से बता सकते हो कि 1 मोल के लिए 1 फैराडे तो 5 मोल के लिए 5 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है ये। अब इसकी जगह अगर हमें क्वेश्चन में कॉपर मेटल की डिपोजिशन बोले तो बच्चों कॉपर मेटल की डिपोजिशन की बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। अब के कॉपर पर चार्ज +2 है इसलिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 1 मोल कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी। तो बच्चों हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि 1 मोल कॉपर आयन इज डिस्चार्ज बाय 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स टू डिपॉजिट 1 मोल कॉपर मेटल, या 2 फैराडे चार्ज पास करने पर 1 मोल कॉपर मेटल डिपॉजिट होती है। इसी तरह से अगर कॉपर की जगह एल्यूमिनियम मेटल का डिपोजिशन बोले क्वेश्चन में बच्चों तो एल्यूमिनियम आयन पर 3 चार्ज है +3, तो बैलेंस्ड इक्वेशन शो करेगी 1 मोल एल्यूमिनियम आयन इज डिस्चार्ज बाय 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स टू गिव 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल। तो 3 फैराडे चार्ज से 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल डिपॉजिट होती है। तो बच्चों आपने यहां देखा कि हम मेटल चेंज करते जा रहे हैं, मीनिंग सब्सटेंस चेंज करते जा रहे हैं तो चार्ज भी चेंज होता जा रहा है। तो बच्चों इसी को अगर हम जनरलाइज कर दें, कोई जनरल मेटल M अज्यूम कर लें तो बच्चों मेटल M पर चार्ज 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर अज्यूम करूं उस पर चार्ज है +N, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हम इसकी लिखेंगे तो M + N आयन + N इलेक्ट्रॉन गिव्स M, मींस बैलेंस्ड इक्वेशन शो करेगी 1 मोल
ion is discharged by n mole electrons to deposit 1 mole metal। या ये भी बोल सकते हैं बच्चों जनरल, इसमें हम n फैराडे चार्ज पास करने पर, बिकॉज यहां n मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 फैराडे, तो n मोल का n फैराडे, तो n फैराडे चार्ज अगर हम सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो बच्चों यहां n की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहां पर हमने जनरलाइज करके इक्वेशन लिखी बच्चों। अब इसी से हम एक कंक्लूजन बनाएंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस इजी होंगे। तो बच्चों इसी लास्ट इक्वेशन, जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि n फैराडे चार्ज पास करते हैं तो 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। या ये भी बोल सकते हैं बच्चों 1 मोल आयन इज डिस्चार्ज्ड। तो बच्चों 1 फैराडे के रेस्पेक्ट में अगर हम बोले तो n फैराडे से 1 मोल होते हैं, तो 1 फैराडे से 1/n मोल सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होंगे। और n की वैल्यू चेंज होगी तो बच्चों 1 फैराडे से जो मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट लिबरेट होंगे वो भी चेंज होते जाएंगे। बट यहां आप देखेंगे बच्चों कि 1 फैराडे चार्ज किसी भी सॉल्यूशन में से पास करने पर 1/n मोल सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होते हैं, बट ये हैं मोल। और आप देखोगे बच्चों जैसे जैसे n मींस चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग सब्सटेंस के मोल भी 1 फैराडे से चेंज होते जाएंगे। आप देख सकते हैं बच्चों सोडियम के लिए n की वैल्यू 1, तो बच्चों 1 फैराडे से 1/1 मींस 1 मोल हीट होंगे। कॉपर के लिए n वैल्यू 2, तो 2 फैराडे से 1 मोल, तो 1 फैराडे से हाफ मोल मींस n वैल्यू 2, तो 1 फैराडे कॉपर से हाफ मोल मिलेंगे। इसी तरह से एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं बच्चों 1 फैराडे से 1/3 मोल। लेकिन यहां पर आपने ध्यान से देखा हो कि जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज हो रही है 1 फैराडे चार्ज पास करने पर सॉल्यूशन में से मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड भी चेंज हो रहे हैं। तो बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा कि हमें ऐसा कंक्लूजन बनाना है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज पास करें तो ऑलवेज उसके सेम अमाउंट ऑब्टेन्ड हो। तो बच्चों उसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि इन मोल को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज करें, तो बच्चों हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो बच्चों अगर मैं 1/n मोल को ग्राम इक्विवेलेंट्स में चेंज करना चाहूं तो बच्चों हमें पता है मोल, हमें पता है 1/n इनटू वैलेंसी फैक्टर, और इसका वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व फॉर 1 मोल। तो बच्चों n हो गई वैल्यू, तो 1/n इनटू n करेंगे तो बच्चों n से n कैंसिल। अब बच्चों यहां से हमें क्या मिल गया कि 1 फैराडे चार्ज पास करने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। और बच्चों आप यहां ध्यान से देख सकते हैं कि n की वैल्यू कुछ भी पुट करें हम, वो 1 फैराडे चार्ज पास करने पर ऑलवेज 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस ही डिपॉजिट या लिबरेट होगा, बिकॉज n की वैल्यू कुछ भी हो वो तो ऑलवेज कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो बच्चों यहां से जो हमारा मेनली कंक्लूजन है वो है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज पास करने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो बच्चों ये जब भी हमें बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करने की इच्छा हो तो इसी कंक्लूजन को हम यूज करके क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। तो बच्चों यहां से क्लियर है हमारा कंक्लूजन कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। अब यहां से हम इसी को और डिफरेंट कंक्लूजन्स में चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों हम बोल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों हमें पता है कि ये जो 1 फैराडे है वो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास, या आप ये भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पास करने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। या 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 96,500 कूलम होता है,
तो 96,500 कूलम से 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो बच्चों यहां से हम नंबर ऑफ, तो क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 फैराडे चार्ज पास करने पर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस के डिपॉजिट या लिबरेट होते हैं, तो बच्चों ये हमें ध्यान है तो एक लाइन में बता सकते हैं कि 1 फैराडे चार्ज पास करने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 10 फैराडे से 10 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों हम इससे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब लेकिन यहां पर दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि यहां तो हमने बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस के कितने डिपॉजिट या लिबरेट होते हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कितना मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है, मास ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा हूं बच्चों, जबकि ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों आपने पढ़ा है जैसे मोल कंसेप्ट में, किसी भी सब्सटेंस के, मोल कंसेप्ट का सबको ध्यान है बच्चों कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल बोल रहा हूं बच्चों, 1 मोल सब्सटेंस का मास उसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम या एटॉमिक वेट इन ग्राम होता है। तो सेम वैसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास उसका इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम होता है। तो बच्चों जैसे 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट इन ग्राम, सेम वैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास उसका इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम होता है। तो बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज पास करने पर उस सब्सटेंस का ई ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो बच्चों ये जो कंक्लूजन है ये हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में भी। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। और ये जो ई ग्राम है इसमें बच्चों सबको पता ई है इक्विवेलेंट वेट, और इसका आपको ध्यान हो 11th का बच्चों तो आप इसका जनरल फॉर्मूला भी पढ़ते थे, मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों की इक्विवेलेंट वेट जो हम बोल रहे हैं वो इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। और ये जो मॉलिक्यूलर वेट है मीनिंग, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो जिस भी सब्सटेंस का हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने वाले हैं ये भी हम चेक करेंगे कि वो मॉलिक्यूल है या एटम है, बिकॉज अगर वो एटम हुआ तो उसका एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर करेंगे, लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। दूसरा, ये जो वैलेंसी फैक्टर है ये हम फाइंड करते हैं ऑलवेज फॉर 1 मोल स्पीशीज, और 1 मोल स्पीशीज के लिए ही क्यों फाइंड करते हैं, बिकॉज हमें पता है सबको बच्चों की जो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट इन ग्राम होता है वो भी 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है। तो बच्चों जब मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट 1 मोल के तो वैलेंसी फैक्टर भी 1 मोल का ही होना चाहिए। अब ये जो वैलेंसी फैक्टर है बच्चों सबको पता है ये डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट होता है। सबको पता है बच्चों एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर उनमें रिप्लेसेबल H+ आयंस मीनिंग बेसिसिटी होती है, बेस के लिए रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस मीनिंग एसिडिटी होती है, या सॉल्ट्स के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, या आयन के लिए उन पर प्रेजेंट चार्ज ही होता है। और बच्चों एक जो हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, ये 4 हमने पढ़ लिए थे, एक जो हमने नहीं पढ़ा वो है वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, जो इसमें काम आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल्स में। अब वैलेंसी फैक्टर किसी एलिमेंट का होता है उसकी टोटल वैलेंसी, मीनिंग उस एलिमेंट की टोटल वैलेंसी जो होती है उसी को हम उस एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं सोडियम मेटल का, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। इसी तरह से मैग्नीशियम की का वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी इसकी 2 होती है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। लेकिन जो कंपटीशंस में ज्यादा आए हैं बच्चों अभी तक क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर्स में, उनमें मोस्टली इन्हीं चारों में से मिलते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन में से। तो इनके लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो बच्चों पर एटम अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 एटम की 1, बट H2 में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है इसलिए टोटल वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है बट दोनों एटम्स की मिलकर 4 हो जाएगी टोटल वैलेंसी। इसी तरह से नाइट्रोजन की 3 होती है, तो
दोनों एटम्स की टोटल 6 हो जाएगी, क्लोरीन की 1 होती है वैलेंसी, दोनों एटम्स की मिलकर 2 हो जाएगी। तो बच्चों इनका ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि इनका वैलेंसी फैक्टर होता क्या है। तो बच्चों ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये हमने यूज करना आएगा तो हम इस कंक्लूजन को भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में 1 फैराडे चार्ज पास करने पर उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस या ई ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है।